नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी के अहंकार की, महागठबंधन में तकरार की, जानेंगे कि एमपी में कैसे फेल हुआ ऑपरेशन लोटस, झारखंड में बीजेपी नेताओं ने क्यों मांगी भीख, और आखिर में बात मोदी सरकार के कठोर फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में स्वास्थ्य कारणों से लिया गया अहम फैसला। 31 मार्च तक 5वीं कक्षा तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, लोगों से साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील। उत्तराखंड में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने की फैसले की आलोचना, कहा 2022 में सत्ता में आने पर बनाएंगे स्थायी राजधानी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पहली बार होली की छुट्टियों के दौरान काम करेगी अवकाश पीठ, चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने किया ऐलान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को घेरा, कहा चाचा जी केवल लोगों को बनाते हैं बेवकूफ, उन्होंने 15 साल तक जनता के भले के लिए नहीं किया काम। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 61.13 अंकों की तेजी के साथ 38,470 के स्तर पर बंद, निफ्टी 18 अंक बढ़कर 11,269 के स्तर पर पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है नागरिकता कानून से। जी हां, जब से मोदी सरकार ये कानून देश में लेकर आई है, तब से हंगामा बरपा है। 7 समंदर पार अमेरिका में भी मोदी सरकार की आलोचना की जा रही है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर सुनवाई की, जिसमें इसे मुसलमानों के लिए मुसीबत बताया गया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, नागरिकता कानून की लगातार आलोचना की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही। पीएम मोदी तो इस फैसले से पीछे हटने को ही तैयार नहीं है। क्या इससे ये समझा जाए कि जनता के गुस्से के आगे पीएम का अहंकार भारी है? सर्वमित्रा जी, सिर्फ पीएम मोदी का अहंकार ही नहीं बल्कि पूरी भाजपा इस वक्त अहंकार में लिप्त दिख रही है, और उसी का परिणाम है कि देश उथल पुथल से गुजर रहा है। देश की आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली का उत्तर पूर्वी हिस्सा भयानक हिंसा की चपेट में आ गया, लेकिन हमारे हुक्मरानों के लिए तो सब चंगा सी। खैर, नागरिकता को लेकर अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मोदी सरकार की आलोचना हो रही है। और जिस अमेरिकी आयोग की आप बात कर रही हैं, यानी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, इसके बारे में साफ यानी क्लियर कर दूं कि इसकी बातों और बयानों को अमेरिकी सरकार, खासकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय में गंभीरता से लिया जाता है। और इसी आयोग ने भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर सुनवाई की है, जिसमें भारतीय मुस्लिमों के लिए संभावित खतरे को लेकर आगाह किया गया है। आयोग का कहना है कि नागरिकता कानून में धर्म का जो आधार दिया गया है वो बेहद परेशान करने वाला है। यह कानून मुस्लिमों को छोड़कर बाकी प्रवासियों के लिए नागरिकता पाने का रास्ता खोलता है, यानी नागरिकता के कानूनी दायरे का आधार धर्म को बना दिया गया है। हालांकि भारत सरकार अमेरिकी आयोग के इन बयानों और उसके रुख को पूर्वाग्रह से ग्रसित बता चुकी है, लेकिन जिस बात को लेकर भारत में विरोध हो रहा है उसी बात का जिक्र अमेरिकी आयोग भी कर रहा है। मतलब साफ है कि अब मोदी सरकार के फैसले की आलोचना विदेशों में भी हो रही है, और सरकार इसे केवल देश का आंतरिक मामला कहकर इग्नोर नहीं कर सकती। कभी न कभी और किसी न किसी रूप में उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नागरिकता के सवाल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वैसे अभी तो बिहार में भी महागठबंधन पूरी तरह से हिल रहा है, और इसकी वजह है सीएम का चेहरा, जिसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। और अब तो कांग्रेस के नेता ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे ये खींचतान और बढ़ेगी। बिहार महागठबंधन में जैसे जैसे दलों का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बीच सीएम उम्मीदवार बनने की चाह जगने से खींचतान बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के सितारे चमकाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, आरएलएसपी और हम के दिग्गज भी सीएम की कुर्सी की तरफ चाह भरी निगाहों से देख रहे हैं। इस चाहत ने चेहरे की चिकचिक को बढ़ा दिया है। खासकर आरजेडी और कांग्रेस के दिग्गज आमने सामने आ गए हैं। महागठबंधन कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि नेता चुनने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को है, वो इस चुनाव में महागठबंधन का चेहरा तय करेंगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में चेहरा तय किया जाएगा, जिसे सभी दलों को मानना होगा। इतना ही नहीं, वीरेंद्र सिंह ने सोनिया का नाम आगे करने के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नेता सीएम उम्मीदवार नहीं बन सकता है। कांग्रेस नेता राठौर की ये बात महागठबंधन में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के उस दावे के विपरीत है जिसके मुताबिक तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा हैं।
अब एक तरफ आरजेडी तो तेजस्वी को ही चेहरा मान बैठी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सोनिया को जिम्मेदारी दे रही है। इससे साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की मुश्किल कम होने की बजाय बढ़ने वाली है। हर नेता सीएम बनने का ख्वाब देखता है। बिहार में भी नेताओं ने तमन्नाएं अपने मन में जगा ली हैं, जिसने महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी है। वैसे परेशानी के बादल तो इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस पर भी मंडरा रहे हैं। जी हां, भले ही सीएम कमलनाथ अपने 6 विधायकों को बीजेपी के चंगुल से बचा लाए हों, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से अभी चुनौती बरकरार है। एमपी गजब है और यहाँ की सियासत भी अजब है। कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। कल तक सूबे की सियासत में सब कुछ शांत था, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के एक दावे ने कमलनाथ के सामने कमल को खड़ा कर दिया। जब से दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का दावा किया है, तब से राजनीति में भूचाल आ गया है। सीएम कमलनाथ अपनी पार्टी के विधायकों को जोड़कर एक बार फिर कमल को मुरझाने में जुटे हैं, लेकिन सरकार बचाने की इस जुगत में सूबे के दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया शांत बैठे रहे, जिसके बाद सवाल उठे कि आखिर सिंधिया ने अब तक बीजेपी को क्यों नहीं घेरा है। क्या वाकई कांग्रेस में कलह चल रही है? इन सवालों के बीच अब जाकर सिंधिया की जुबान खुली है और उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी की पुरानी परंपरा है, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं होगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस में सब एकजुट हैं। जहां एक तरफ सिंधिया अब पार्टी में एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के खेमे के मंत्री उमंग सिंघार ने चुटकी लेते हुए इस पूरे मामले को राज्यसभा से जोड़कर बता दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को कमजोर बनाने की साजिश चल रही है, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। अब मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर सिंधिया ने चुप्पी तो तोड़ ली है, लेकिन शुरुआती दौर में उनकी खामोशी ने कांग्रेस में कलह के संकेत दिए थे। माना जा रहा था कि कमलनाथ की कुर्सी हिलाने में जितनी अहम भूमिका बीजेपी अदा कर रही है, उतना ही रोल सिंधिया भी निभा रहे हैं। ये कयास इसीलिए है क्योंकि कई मौकों पर सीएम बनने की ख्वाहिश उनकी जुबां पर आ चुकी है। इस तमन्ना ने पार्टी में तकरार भी पैदा की है, लेकिन कमलनाथ ने हर बार बात संभाली है। अब की बार भी वो 6 विधायकों को वापस ले आए हैं, यानी मध्य प्रदेश में कमल नहीं कमलनाथ का ही राज बरकरार है। मध्य प्रदेश में देर से ही सही, कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो, जिससे बीजेपी की बोलती बंद हो गई। साथ ही उसका ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी बीजेपी के अरमान बिखरते जा रहे हैं। बीजेपी बाबूलाल मरांडी को नेता विपक्ष बनाने के लिए जोर लगा रही है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो का दिल पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। झारखंड में 14 साल का वनवास खत्म कर बीजेपी में वापस लौटे बाबूलाल मरांडी ने सोचा था कि नेता विपक्ष का पद देकर उनका स्वागत किया जाएगा। बीजेपी पद देने को तैयार भी हो गई, लेकिन विधानसभा में बात ऐसी अटकी कि बाबूलाल अब तक नेता विपक्ष न बन सके। इसलिए अब बीजेपी विधानसभा में अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो का दिल जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। शोरगुल से विधानसभा को हिलाने वाली बीजेपी अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। पार्टी के विधायकों ने आज हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर विधानसभा अध्यक्ष से विनती की कि वे बाबूलाल मरांडी को नेता विपक्ष का दर्जा दें। इसमें और देरी ना करें। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र अब तक विपक्ष के नेता के बिना ही चल रहा है, जो उचित नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ा विपक्षी दल है और उसके निर्वाचित नेता बाबूलाल मरांडी को तत्काल विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाना चाहिए। विपक्षी नेताओं की इस विनती का असर भी स्पीकर पर नहीं पड़ा और उन्होंने साफ कर दिया कि इसका कोई लाभ नहीं है। बीजेपी विधायकों के दबाव में वो कोई फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि विपक्ष के नेता पर फैसला एक वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही लिया जा सकता है, जिसके लिए बीजेपी को सब्र करना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने 24 फरवरी को विधायक दल की बैठक में मरांडी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना था। इसके बाद बाबूलाल मरांडी मान भी बैठे थे कि वो अब तो नेता विपक्ष बनकर रहेंगे, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी राह में कांटे लगा दिए हैं, जो बीजेपी को भी दर्द दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि बीजेपी को कब तक ये दर्द सहना पड़ेगा। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कल तक माना जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, लेकिन अब उनकी राह में रोड़े अटक गए हैं। वैसे ही बीजेपी की राह में रोड़े अटकाने की तैयारी पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भी कर ली है। जी हां, दिल्ली के मुद्दे को लेकर टीएमसी बंगाल में बीजेपी की घेराबंदी करेगी। मोदी सरकार के फैसलों की वजह से देश की राजधानी दिल्ली धधक रही है, लेकिन उसका धुआं पश्चिम बंगाल तक पहुंच रहा है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक कर सत्तारूढ़ टीएमसी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। दरअसल सरकार की नाकाम नीतियों के खिलाफ टीएमसी सूबे में बीजेपी छी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के सभी ब्लॉकों में मोर्चा निकालकर मोदी सरकार की मुखालफत करेगी। ये अभियान सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में निकाला जाएगा।
दरअसल मोदी सरकार के एक फैसले ने दिल्ली को पूरी तरह से अशांत कर दिया है। जनता का आक्रोश इस कदर बढ़ चुका है कि हर आवाज में विरोध के सुर हैं, जिसने सियासत को भी गरमा दिया है। तमाम विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी हैं कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उल्टा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो कहते हैं कि जो हमने कहा है वही पत्थर की लकीर है। लेकिन इस लकीर ने देश में नफरत की भी लकीर खींच दी है, जिससे जनता त्रस्त हो रही है और सरकार मस्त होकर केवल राजनीति चमका रही है। मगर अब बंगाल की दीदी ने जो दहाड़ भरी है, उससे बीजेपी का दम निकलने वाला है। टीएमसी का ये छीछी अभियान आगामी चुनाव में भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, जैसे झारखंड और दिल्ली के चुनाव में हुआ है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई यहाँ भी बीजेपी की छीछी होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने पैर पसारने की तैयारी में है, लेकिन अब टीएमसी ने उसके कदमों को रोकने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद देखना होगा कि बीजेपी पर इसका क्या असर होता है। लेकिन अभी तो मोदी सरकार की मनमानी का असर आरबीआई पर होता दिख रहा है, जहां एक के बाद एक अधिकारी अपना पद छोड़ रहे हैं। अब एक और अधिकारी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में कुछ समय से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। देश की जीडीपी गिरती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग सरकार के साथ साथ आरबीआई के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आरबीआई मुश्किल में तो दिख ही रही है और इस मुश्किल परिस्थिति में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन भी अपना पद छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 31 मार्च को रिजर्व बैंक छोड़ देंगे। ये वो समय है जब विश्वनाथन की जरूरत आरबीआई को सबसे ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने 10 बैंकों के विलय का ऐलान किया है और इस विलय प्रक्रिया में विश्वनाथन की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी। विश्वनाथन को बैंकिंग इंडस्ट्री का बड़ा जानकार माना जाता है। खास तौर पर नियम और कानूनों के मामले में भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। डिप्टी गवर्नर के तौर पर विश्वनाथन बैंकिंग रेगुलेशन, कोऑपरेटिव बैंकिंग, डिपॉजिट इंश्योरेंस समेत कई सेक्टर्स पर निगरानी कर रहे थे। लेकिन सरकार के कई फैसलों के चलते वो तनाव में चल रहे थे, जिस कारण उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। आरबीआई में पिछले 15 महीनों में अपना पद छोड़ने वाले विश्वनाथन तीसरे बड़े अधिकारी हैं। इससे पहले दिसंबर 2018 में पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अपना पद छोड़ा था। इसके बाद जून 2019 में आरबीआई के एक अन्य डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पद छोड़ दिया। विरल आचार्य ने पद छोड़ने का ऐलान तो मोदी सरकार के बजट पेश किए जाने से ठीक पहले किया था। ऐसे में विश्वनाथन के पद छोड़ने के ऐलान के साथ ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या विश्वनाथन भी सरकार के दबाव के चलते पद छोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उर्जित पटेल और विरल आचार्य भी सरकार के दबाव के चलते ही अपना पद छोड़ गए थे। वैसे सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने सरकार के दबाव में पद छोड़ा है। उन्होंने पद छोड़ने का कारण व्यक्तिगत ही बताया था, लेकिन उनके पद छोड़ने से पहले सरकार के साथ उनके रिश्तों में तल्खी साफ देखी जा रही थी। खास तौर पर पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने जब पद छोड़ा था तो उससे पहले उनके और सरकार के बीच की तल्खियां सामने आने लगी थीं। और अब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन के पद छोड़ने के ऐलान के साथ ये साफ हो गया है कि सरकार और आरबीआई के बीच कुछ तो सही नहीं चल रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार के कठोर फैसले की। कर्मचारी मोदी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि होली से पहले सरकार शायद उन्हें कोई खुशखबरी दे, लेकिन सरकार ने आज करोड़ों कर्मचारियों के अरमानों को बिखेर दिया। जी हां, ईपीएफओ की ब्याज दरों को लेकर सरकार ने ऐसा फैसला किया जिससे साफ हो गया कि मोदी सरकार केवल झूठे सपने दिखा सकती है। हकीकत में वो जनता के सामने मुसीबतें ही खड़ी करती है। मार्च का महीना आते ही नौकरी पेशा लोगों को इंतजार रहता है कि अब तनख्वाह बढ़ेगी, कंपनियां उन्हें राहत देंगी। लेकिन कंपनियों के फैसले से पहले ही केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेकर कर्मचारियों को बुरी खबर सुना दी है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ईपीएफओ की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। इस साल यानी 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% ब्याज मिलेगा। पिछले साल यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 में ब्याज की दर 8.65% थी। दरअसल आज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक हुई। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ पर ब्याज दर को लेकर फैसला किया गया, जिसने करीब 6 करोड़ कर्मचारियों पर असर डाला है। माना जा रहा है कि सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए जनता की जेब खाली करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि सरकार इस साल राजस्व की तंगी से जूझ रही है। कर राजस्व और विनिवेश दोनों से होने वाली आय लक्ष्य से कम है। इसीलिए वित्त मंत्रालय का यह दबाव था कि पीएफ समेत अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर घटाई जाए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने जनता की जेब को खाली किया हो। जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है तब से ईपीएफ में कटौती हो रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2016-17 में ब्याज दर 8.65%, 2015-16 में 8.80% ब्याज दिया जाता था। लेकिन अब सरकार साल दर साल इसमें कटौती करती जा रही है, जिससे साफ है कि मोदी सरकार के राज में केवल जनता परेशान है।
तो दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।